हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा जी। सर, दिल्ली में अतिक्रमण हटाने पुलिस की टीम गई, एक मस्जिद के पास से अतिक्रमण हटाया, लेकिन उसके बीच में कई सारे लोगों ने पथराव कर दिया। वहां जो है वो समाजवादी पार्टी के सांसद मुहिबुल्लाह नदवी लगातार उस जगह पे बने रहे। पुलिस ने कहा कि आप यहां से हट जाइए, उसके बावजूद भी वहां बने रहे। अब पुलिस उनसे पूछताछ कर सकती है। देखो, कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को भी नहीं है, चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे वो किसी मंदिर का पुजारी हो या कोई मस्जिद का मौलवी हो। सबके लिए कानून एक सा है। और जो पत्थरबाजी में, हिंसा फैलाने में, सरकारी कर्मचारियों के ऊपर हमला करने में जो संलग्न होते हैं वो कठोर दंड के अपराधी बनते हैं। और मैं समझता हूं कि इस प्रकार की हरकतें जिन्होंने करी है उनका चिन्हीकरण हुआ है, चाहे वीडियो फुटेज के, सीसी फुटेज के माध्यम से, चाहे वीडियोस के माध्यम से, और वो दंड पाएंगे। पत्थरबाजी का इतना शौक है तो पाकिस्तान के बॉर्डर पर और बांग्लादेश के बॉर्डर पर खड़े हो जाए, जाके करे आराम से पत्थरबाजी जाके। हिंदुस्तान में तो पत्थरबाजी कानून के दायरे में है नहीं। आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। जो आपकी मदद करता वो भी अपराधी है। इसलिए सब सुख चैन शांति से रहे और सभी का समान सम्मान हो, ये प्राथमिकता सरकार की है। लेकिन जो कानून में को हाथ मिलेगा तो निश्चित रूप में आप मान लीजिए कि तिहाड़ जेल बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार करता है। लेकिन सर, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, संवैधानिक पद पर हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उसके बावजूद भी ऐसी जगह पर जाके खड़ा होना, पुलिस लगातार कह रही है आप यहां से हट जाइए, उसके बावजूद भी भीड़ के साथ वहां खड़ा होना, आप किस तरह से? अगर कोई सम्मानित व्यक्ति या संसदीय परंपराओं की शपथ लेने वाला व्यक्ति भी संसदीय मान्यताओं का या संविधान की प्रदत्त धाराओं का अपमान करता है तो साधारण अपराधी की तरीके से ही उसका ट्रीटमेंट होता है, उसको विशेष दर्जा नहीं मिलता है। आपने अगर कोई ऐसा कृत्य किया है जो अपराध की श्रेणी में आता है तो आप चाहे जितने बड़े पद पर रहे हो, आपने चाहे जितनी संसदीय परंपराओं के अनुपालन की शपथ ली हो, लेकिन यहां तो पुलिस का डंडा काम करेगा। सर, जो समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद हैं एसटी हसन, वो तो पत्थरबाजी को जस्टिफाई कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप इतना उकसाएंगे, अतिक्रमण के नाम पर मस्जिद तोड़ देंगे, आप तबाही लाएंगे तो कहीं ना कहीं तो रिएक्शन होगा। देखिए, भारत में जितना मंदिर सुरक्षित है उतना मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे भी सुरक्षित है, और सरकार उसके प्रति जवाबदेह भी है और उसके प्रति चिंतित भाव से उसका रक्षण भी करती है। इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। लेकिन जो अवैध है वो अवैध है, चाहे वो मंदिर हो चाहे वो मस्जिद हो, और उसके खिलाफ अगर कार्रवाई सरकार कानून में प्रदत्त नियमों के अंतर्गत करती है तो हर नागरिक का कर्तव्य है कि उसका समर्थन करे। रहा, आपने एक अभी महानुभाव का नाम लिया है, उनका टिकट कट गया है समाजवादी पार्टी से, तो उनमें जोश ज़्यादा है कि अगले बार उनको मिल जाए तो वो अब जो सांप्रदायिकता का जहर जहाँ से उनको मिल जाता है वो उसको पीकर फिर निकाल देते हैं बीजेपी के खिलाफ और सरकार के खिलाफ और मोदी जी के खिलाफ। लेकिन उसे निकालने से उनकी पॉपुलरिटी नहीं होगी। कानून के दायरे में रह के अगर किसी चीज का समर्थन करते हैं तो हो सकता है जनता का समर्थन मिल जाए। इसके अलावा एक भारत के अर्थव्यवस्था को लेकर एक अच्छी खबर आ रही है कि आगामी वर्ष में जो है भारत की जीडीपी वो 7.4 के फीसदी के अनुमान से आगे बढ़ेगी। यानी कि मतलब जो उम्मीदें जो तमाम जो विपक्षी दल हमेशा सरकार को घेरते रहे, लेकिन उसके विपरीत जो है वो जीडीपी लगातार आगे बढ़ रही है। देखिए, अभी एक चीज तो निश्चित है इस देश में कि राहुल गांधी जी जो कहेंगे उसका उल्टा होना है। उन्होंने ट्रंप के शब्द डेड इकोनॉमी इंडिया के बारे में प्रयोग किया और देख लो, भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, सबसे ऊंची तेज गति से बढ़ने वाली जीडीपी की वाला देश बन रहा है। आप देखो, राहुल गांधी जी ने, बहुत सारे बड़े बड़े दुश्मन देशों ने भी कहा था कि भारत की व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था जर्जर हो जाएगी। अब आईएमएफ ने तो ये कहा, आईएमएफ और तमाम अन्य संस्थानों ने कि 6.5 से और 7.3 तक ही ये जीडीपी की दर आएगी। और हमारे भी आरबीआई का अनुमान था 7.3% से ऊपर नहीं हो सकती, लेकिन वो ऊपर हुई। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या था
कि भारत की जीडीपी का 60% हिस्सा निजी उपभोग से आता है। ये बड़ी बात है। और कम मुद्रास्फीति है इस देश में, वो भी कुछ समय में हुई है, 2 से 3% ही होगी मुश्किल से। और यहाँ पर बढ़ते रोजगार, उपभोक्ता भावना से ग्रामीण और शहरी मांगे मजबूत हुई। और साथ में जो हमारे यहाँ पर सरकार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर शुरुआती खर्च बढ़ा, चाहे वो सड़क, रेल या अन्य परियोजना के निर्माण में, तो अब 7% की वृद्धि उसमें दिखाई पड़ रही। यहाँ पर अगर आप देखो सेवा के क्षेत्र में, तो सेवा के क्षेत्र में भी 9% से अधिक वृद्धि है। इस तरीके से हर तरफ विनिर्माण के क्षेत्र में 7% की वृद्धि है। तो भारत जो है इनकम टैक्स और जीएसटी सुधारों से उपभोक्ता और व्यवसायों को हमने राहत दी है। टैरिफ लगा, उसके बाद भी भारत की जीडीपी बढ़ रही है, वार्षिक जीडीपी। और कम कच्चे तेल की कीमतें, आरबीआई की जो एकोमोडेट मौद्रिक नीति है, ब्याज दर कटौती, ये कुछ ऐसे प्रयोग थे जिन्होंने हमको पूरी दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक शामिल किया। और निश्चित रूप में एक जो अनुमान आता है कि भारत का जो ये तेजी के साथ में जो बढ़ रहा है, तो भारत निश्चित रूप में 2030 तक ये 7.3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगा। और 7.3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी नहीं, ये भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन जाएगा 2030 तक, जिस गति से हम चल रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हम कह रहे हैं उसके समर्थन में एनएसओ, पीआईबी, विश्व बैंक, आईएमएफ और अन्य जो विश्वसनीय स्रोत हैं, उन सबका भी लगभग यही अनुमान है। और ये क्यों है? ये इसलिए है कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। एक संतुलित आर्थिक नियंत्रित अर्थव्यवस्था का परिपालन भारत में है। वो ना तो दुनिया के बड़े देशों के टैरिफ से डर रहा है, ना ही प्रतिबंधों से डर रहा है। वो अपना समचित केवल आत्मनिर्भर भारत के मूल मंत्र के साथ में, अपने आर्थिक सुधारों के साथ में तेजी से बढ़ रहा है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ पवन गौड़, एबीपी न्यूज, दिल्ली।